सुप्रभात, नमस्कार, पुनः स्वागत है आप सबों का हिंदी की कक्षा में। आज हम आरोह भाग 2 में संकलित कवि उमा शंकर जोशी जी द्वारा रचित कविता छोटा मेरा खेत की व्याख्या पढ़ेंगे। 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमा शंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रस्तुत जो कविता है छोटा मेरा खेत, खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है, कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रस धारा फूटती है, वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है। पर यह रस धारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई अर्थात उत्तम साहित्य कालजयी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है, से भी कम नहीं होता। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, परंतु साहित्य का रस कभी चूकता नहीं है। यहाँ कवि के कहने का अर्थ स्पष्ट है कि यहाँ जो कवि ने रूपक लिए हैं खेत से, जिस प्रकार एक खेत को हम साफ कर उसमें बीज डालते हैं, बीज से अंकुर फूटता है और वह अंकुर फसल का रूप धारण करता है, जिससे मनुष्य जाति का कल्याण होता है, क्योंकि उसका उस अन्न से पेट भरता है। ठीक उसी प्रकार एक कवि जब रचना करना प्रारंभ करता है तो वह अपने मन रूपी खेत को साफ करता है तथा भावनात्मक आंधी उसमें आती है और हम शब्द रूपी बीज उसमें डालते हैं और वहाँ से जो एक अंकुर निकलता है, जो कृति का रूप ग्रहण करता है, वह कृति जो है जब उसकी कटाई का समय आता है, कटाई अर्थात कहने का यहाँ अर्थ है कि जब वह कृति तैयार होता है तो वह एक समय के लिए ही मनुष्य जाति को काम नहीं देता, वह तुरंत समाप्त नहीं होता, बल्कि सदियों तक वह असंख्य बार पाठकों के द्वारा पढ़ा जाता है, समझा जाता है और वह कभी भी समाप्त नहीं होता। तो इस कविता का मूल सार यही है। तो आइए प्रथमतः हम कविता पाठ करें, तत्पश्चात हम व्याख्या देखें। छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निःशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। आइए अब हम व्याख्या देखें। प्रस्तुत कविता में कवि ने कवि कर्म को खेती के रूप में बांधकर प्रस्तुत किया है। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि कवि ने खेती के रूपक में कवि कर्म का हर चरण जो है कि किस प्रकार वो कवि जो है वो कल्पना करते हैं, कल्पना रूपी बीज डालते हैं, फिर उसकी अभिव्यक्ति करते हैं, शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं। तो ये जो पूरा चरण है, उस चरण को बांधने की कोशिश यहाँ कवि ने खेती के माध्यम से की है। एक तरफ खेती करने का जो चरण है कि पहले खेत साफ किया जाता है, पुनः बीज बोया जाता है, बीज से अंकुर फूटते हैं और वह अंकुर एक पेड़ का रूप धारण करता है, फसल का रूप धारण करता है और अंततः वह फसल मानव जाति का हित करता है। ठीक उसी प्रकार इसी का रूपक धारण कर यहाँ कवि समझाने का प्रयास करते हैं कि ठीक उसी प्रकार कवि जो है वह भी अपने मस्तिष्क रूपी चौकोर खेत को तैयार करता है, जिसमें कल्पना की आंधी आती है, बीज रोपे जाते हैं, अभिव्यक्ति की बीज डाली जाती है और वह बीज जो है एक सृजन
का रूप धारण करती है, एक नई कृति हमारे सामने आती है। और यह कृति उस फसल की भांति क्षणिक नहीं होती, तुरंत समाप्त नहीं होती, बल्कि वह अनंत काल तक चलती है। जब तक पाठक वर्ग उसे पढ़ते रहते हैं, उसका रस का पान एक पाठक करता रहता है। तो यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार खेती के चरण से कविता लेखन, कृति रचना का रूपक प्रस्तुत किया है। तो आइए अब हम व्याख्या देखें। कवि कहते हैं कि कागज का चौकोर पन्ना जो है वह चौकोर खेत के समान है। जिस प्रकार एक किसान खेत में बीज बोता है, फसल उगाता है, उसी प्रकार मैं अर्थात कवि कागज के पन्ने पर अपने विचारों को कविता का रूप देता हूँ। इस खेत में भाव रूपी आंधी के प्रभाव से किसी क्षण एक विचार रूपी बीज आता है। इस तरह से मेरे कागज के पन्ने रूपी खेत में भी विचारों की फसल उगाने की शुरुआत होती है। यही कवि कर्म का प्रथम चरण माना जाता है। आगे कवि कहते हैं कि अभिव्यक्ति का यह बीज कल्पना रूपी रसायनों का सहारा पाकर विकसित होता है, और विकास की जो यह प्रक्रिया है, यह विचार रूपी बीज गल जाता है और उसका अस्तित्व पूर्ण रूप से मिट जाता है। तब जाकर क्या होता है कि शब्द रूपी अंकुर फूटने लगते हैं, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते रचना रूपी फसल पूर्णतः विकसित हो जाती है। अंततः रचना की फसल अपने रस छंद अलंकार रूपी पल्लव पुष्पों के साथ लहलहाने लगती है। कवि के कहने का यहाँ भाव बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह किसान कड़ी मेहनत करके अपनी फसल तैयार करता है, ठीक उसी प्रकार एक कवि जो है उसमें रस छंद अलंकार रूपी पल्लव पुष्पों को जोड़कर जो उसकी कृति है, उस कृति का वह सृजन करता है। और वह सृजन किसके लिए करता है? परहित के लिए, दूसरे जनों के हितों के लिए। आगे कवि कहते हैं कि जहाँ साहित्यिक रचना से रसधारा फूट पड़ती है, वहीं फल आने पर फसल झूमने लगता है। भाव यह है कि जिस प्रकार फसल फल आने का पूर्ण रूप ले लेती है, फल आने के बाद वह अपना रूप धारण कर लेती है, ठीक उसी प्रकार साहित्यिक रचना के पूर्ण होने पर उससे अलौकिक अमृत की धाराएं फूटती हैं। इस प्रकार एक क्षण में होने वाली रोपाई के परिणाम स्वरूप कृति की रसधारा जो है वह अनंत काल तक चलने वाली कटाई के बाद भी कभी कम नहीं होता। यद्यपि क्या होता है कि फसल जब पक जाता है तो वह काट ली जाती है, और काटने के पश्चात उसका महत्व समाप्त हो जाता है, अर्थात उसका उपभोग कर लिया जाता है, उसका एक दायरा होता है, वह समाप्त हो जाता है। परंतु एक साहित्यिक कृति जो है उसके रस का पान जो मानव वर्ग है वो युगों युगों तक करता रहता है, वह कभी समाप्त नहीं होता, वह अनंत काल तक चलता रहता है। अंत में कवि कहते हैं कि खेत में पैदा अन्न तो कुछ समय पश्चात समाप्त हो सकता है, परंतु साहित्य से जिस रसधारा की प्राप्ति होती है वह अनंत काल तक समाप्त नहीं होती। आने वाली अनेक पीढ़ियां उसका निरंतर रसपान करती रहती हैं। तो यह व्याख्या हो गई। आइए अब हम काव्य सौंदर्य देखें। यहाँ जो है वो भाषा जो है वो संस्कृत निष्ठ शब्दावली से युक्त है। पूरी कविता जो है वो रूपक लेकर चलती है, आपको मैंने प्रारंभ में ही समझाया। कागज पर खेत का आरोप है यहाँ, अतः रूपक अलंकार है। बहुत सारी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार भी द्रष्टव्य है। समस्त कविता में बिंबों की प्रधानता है, और यह बिल्कुल सत्य है कि यह जो प्रस्तुत कविता है वह कालजयी भी है। कविता की समता खेती से की गई है। तो यह आप काव्य सौंदर्य में लिख लीजिएगा। तो कविता आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।